नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं एजुकेशनल प्लानिंग को लेकर के, अर्थात शैक्षिक नियोजन। हम शैक्षिक नियोजन के अर्थों को, उसके उद्देश्यों को, उसकी आवश्यकताओं को, अर्थात संपूर्णतया शैक्षिक नियोजन से संबंधित सारी चीज़ों को, सारे गल्फों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि शैक्षिक नियोजन। अब शैक्षिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हम अर्थों को समझेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अगर हमें विकसित श्रेणी में लाना है, अगर हमें उसको उन्नत बनाना है, अगर हमें उसको उन्नतिशील बनाना है, अगर हमें उसको अग्रसर करना है, तो हमें क्या करना होगा? उसके शिक्षा में बदलाव करना होगा, उसके शिक्षा को नियोजित करना होगा, उसके शिक्षा को उत्थान करना होगा, उसके शिक्षा में गुणवत्ता लाना होगा। अर्थात किसी भी देश का जो विकास होता है वो उसके शिक्षा पर आधारित होता है। अगर शिक्षा का ह्रास है तो निश्चित ही आने वाले समय में उस देश का ह्रास होगा, और अगर शिक्षा में बहुत ज़्यादा उन्नतशील है या उसकी शिक्षा बहुत उन्नतिशील है तो निश्चित ही उसका जो देश होगा वो निश्चित ही उन्नतिशील और अग्रसरित होगा। अब हम उसके अर्थों पर सीधे आते हैं कि उसके जो अर्थ होते हैं शैक्षिक नियोजन। अगर हम देखें तो शैक्षिक नियोजन ये दो शब्दों से बना है। वो दो शब्द क्या हैं? तो पहला है शैक्षिक और दूसरा है नियोजन। अब यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक और नियोजन ये दो शब्दों से बना हुआ है। अब शैक्षिक का मतलब क्या होता है? तो शिक्षा संबंधी। और अगर हम नियोजन की बात करते हैं तो नियोजन का मतलब होता है जोड़ना या प्लानिंग करना या योजना बनाना। बहुत सारे अर्थों में प्रयोजित होता है नियोजन शब्द का अर्थ, लेकिन यहां पर जो अर्थ है वो योजना बनाना, अर्थात प्लानिंग, बेहतर प्लानिंग करना। अर्थात अब इसके हिसाब से शैक्षिक नियोजन का जो अर्थ हुआ वो शिक्षा से संबंधित सारी चीजों को सुनियोजित करना, अर्थात प्लानिंग के तहत। अर्थात हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए, हमारी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, हमारा किस स्तर पर किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, हम अपनी शिक्षा को कहाँ तक देखना चाहते हैं, हम अपने छात्रों को कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, हमारा दृष्टिकोण कहाँ तक है, हम शिक्षा में क्या क्या चीज़ को जोड़ या घटा सकते हैं। अर्थात ऐसी भी चीज़ें जो कि अगर उसकी आज के समय में ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को हटा देना। और अगर किसी भी चीज़ों को हमें ऐड करना होगा, अर्थात किसी भी चीज़ को अगर हमें जोड़ना होगा तो वो चीज़ भी हम उसमें क्या कर सकें, उसमें जोड़ सकें। अर्थात कहने का मतलब है कि शिक्षा में बदलाव करना। शिक्षा में बदलाव करना किसके तहत? तो वर्तमान कालिक परिदृश्य के अंतर्गत, वर्तमान या भविष्यकालिक परिदृश्य। अब मान लीजिए कि जो पहले से चली आ रही थी शिक्षा, अब अगर मुझे उसमें कुछ बदलाव करना है तो बदलाव करना होगा। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि इससे पहले कभी भी कोरोना नामक चीज़ नहीं था। अब कोरोना बीमारी कभी नहीं थी तो हम लोग एज यूजुअल शिक्षा व्यवस्था चला रहे थे, एकदम से ऑफलाइन हर जगह चल रही थी कक्षाएं। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना ने क्या किया? सब कुछ को बंद कर दिया, हर एक चीज़ों को बंद कर दिया। सभी लोग एक जानवर की तरह एक प्रकार से पिंजरे में कैद हो गए। जिस प्रकार से हम पंछी को कभी कभी कैद करते हैं, तोता को कभी कभी कैद कर लेते हैं या अन्य जानवर को, तो उसी प्रकार से अब मनुष्य भी कैद होता हुआ नजर आया। जब कैद होता हुआ नजर आया तो अब शिक्षा तो चलनी है। अगर शिक्षा बंद हो गई तो भैया देश के छात्रों का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा?
तो हमें शिक्षा को उसको उन्नतिशील बनाने के लिए उसमें बदलाव करने की व्यवस्था की गई, जो कि ऑनलाइन शिक्षा, अर्थात ऑनलाइन तो पहले भी थी लेकिन उसमें आमूलचूल एक प्रकार से बदलाव हो गया। लोग उस पर निर्भर होने लगे, क्योंकि अब ऑफलाइन चल नहीं सकता है और ऑनलाइन के बिना कोई काम नहीं होगा। तो इसलिए अर्थात कहने का मतलब है, जब जब ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं उसमें हमें आमूलचूल बदलाव करने की भी अगर आवश्यकता होती है तो हम भी उससे कतराते नहीं हैं। अब जब हम इसके परिदृश्य को देखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि किसी भी राज्य या किसी भी जो राष्ट्र होता है उसके जो सत्ताधीन जो सरकार होते हैं, उनके सत्ताधीन सरकार के द्वारा एक शिक्षा के लिए एक बेहतर प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। अब एक शिक्षा के लिए बेहतर प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है और उनको ये समझना होता है कि हमें अब आगे की शिक्षा का दशा और दिशा किस प्रकार से तय करनी है। उसके लिए उनको क्या करना होता है, तो उनकी आवश्यकताओं में भी परिवर्तन करना होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी भी राष्ट्र में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी साधन उपलब्ध हैं, जो भी उपकरण उपलब्ध हैं, उस उपकरणों को, उस संसाधनों को, उस साधनों के द्वारा हम बेहतर इस्तेमाल कर सकें, अर्थात उसका सीमित उपयोग हम कर सकें और उसको क्रियान्वयन भी कर सकें, ये हमारी शिक्षा की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं तो हमें क्या करना होगा, उसी संसाधनों का उपयोग करते हुए बेहतर शिक्षा की कामना करनी है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एक छात्र है, उसके यहाँ वो एक बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसके पास ऑनलाइन की भी व्यवस्था नहीं है क्योंकि नेटवर्क नहीं रहता है, और बहुत सारी चीज़ें, उसके पास बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरी भी नहीं है, उसके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी नहीं है। अब वो अगर IAS बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, उसके पास सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। अब सीमित संसाधन उपलब्ध हैं तो वो क्या करेगा, उसके पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उसका बेहतर ढंग से वो क्या करेगा, तो उपयोग करेगा, अर्थात उसकी क्रियान्वयन की जो करने की जो क्षमता है वो उसको बढ़ानी पड़ेगी। तभी वो क्या करेगा, वो IAS तक के जो सपने हैं वहाँ तक वो पहुँचने की क्षमता रखेगा। अर्थात अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए जब हम एक बेहतर लक्ष्य की मनोकामना या करते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, तो योजना बनाने की क्षमता कहते हैं और उसकी आवश्यकता को महसूस करते हैं। अब इसके तहत हम देखते हैं कि किसी भी संसाधनों का उपयोग करना, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग करना, उसका क्रियान्वयन करना, उसका संगठन करना, बेहतर भविष्य की कामना करना, लक्ष्यों का निर्धारण करना, फिर जो भी चीज़ें हमारे पास जो उपलब्ध नहीं है उसके लिए कुंठित हुए बगैर हम अपने आप को क्या करना, तो विकसित करना। तो ये सब सारी आवश्यकताएं हमारे पास ये होती हैं। अब हम सीधे आते हैं उद्देश्य के ऊपर। अब अगर हम उपयोगिता की तहत देखेंगे तो उपयोगिता में हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उस संसाधन को संगठित करना, उसका उपयोग करना, उसका क्रियान्वयन करना, ये पहली जिम्मेदारी होती है। फिर हमारे सांस्कृतिक पक्ष को, हमारे साहित्यिक पक्ष को, हमारे राजनैतिक पक्ष को देखते हुए उसको उसके अनुसार ढालना, ये दूसरा पक्ष होता है। फिर सत्ता में भी परिवर्तन करना। सत्ता में परिवर्तन का मतलब क्या है कि सत्ता पक्ष के द्वारा शिक्षा में प्रमुख बदलाव करना, ये भी हमारा उद्देश्य होता है। लक्ष्योन्मुख अर्थात हमारा जो भी लक्ष्य हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो राष्ट्र अभी विकासशील है उससे हम विकसित श्रेणी में उसको कैसे लाएं, उसके लिए हम अपने लक्ष्य को तैयार करना। फिर जो भी चीज़ें अभी चली आ रही है उसमें प्रमुख बदलाव करना, अर्थात प्रमुख बदलाव मतलब क्या है कि जो पुरातन चीज़ें हैं जिसकी उपयोगिता आज के समय में नहीं है, और जो चीज़ जैसे कि टेक्नोलॉजी में का विकास करना, जैसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का विकास करना, मनोवैज्ञानिक तर्कों का विकास करना,
फिर रचनात्मक क्षमता का विकास करना, फिर दक्षता का विकास करना, कौशल संबंधित कार्यक्रम का विकास करना, फिर इसके अलावा आप देखेंगे कि सेमिनार का आयोजन करना, फिर कार्यशाला का आयोजन करना, बहुत सारे इस प्रकार के फिर पीर जो आपका होता है, अर्थात पीयर जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप के तहत छात्रों को उन्मुख बनाना, फिर अभ्यास करने की क्षमता पर ज़्यादातर बल देना, खोज की प्रक्रिया पर ज़्यादा बल देना, अनुसंधान की प्रक्रिया पर ज़्यादा बल देना, ये सब सारे जो हैं वो उद्देश्य के तहत आते हैं। अर्थात जब हम इन सारे पक्षों को एक साथ मिला करके हम शिक्षा को उसके केंद्र में रखते हैं और उसके केंद्र में रखते हैं। अब ये टेक्नोलॉजी हो गया, ये वैज्ञानिकता हो गया, ये मनोवैज्ञानिकता हो गया, ये खोज परख हो गया, ये अगर लक्ष्य उन्मुख हो गया, ये सीमित संसाधनों का उपयोग हो गया, ये क्रियान्वयन हो गया। अर्थात जब भी हम शिक्षा को केंद्र में रखते हुए उसके चारों ओर जो चीज़ें हैं उसको तर्कपूर्ण उपयोग करते हुए जब हम लक्ष्योन्मुख होते हैं शिक्षा के प्रति और लक्ष्यों में प्रमुख बदलाव करते हैं, उसका नियोजन करते हैं, उसकी योजना बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, बेहतर प्लानिंग करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? तो शैक्षिक नियोजन या शैक्षिक योजना के नाम से चलाता है। जैसे एक हम उदाहरण देंगे, कोई भी एक ABCD कक्षा है। अब ABCD कक्षा है, अब इसमें क्या करना है? तो पढ़ाना है। अब पढ़ाना है तो पढ़ाने से पहले क्या करना होता है? तो आप देखेंगे कि पढ़ाने से पहले क्या होता है? पाठ का नियोजन होता है। पाठ का नियोजन होता है। अब पाठ का जो नियोजन होता है, अर्थात जिसको कि हम पाठ योजना के नाम से जानते हैं, पाठ का जो नियोजन होता है, अर्थात हम क्या कहते हैं? पहले लेसन प्लान का निर्धारण करते हैं कि लेसन प्लान जिस प्रकार का होगा उस प्रकार की हमारी क्लास होगी। अर्थात जितनी अच्छी प्लानिंग हम करेंगे यहाँ पर, अर्थात कक्षा से पूर्व जितनी अच्छी प्लानिंग हम कर देंगे उतना ही अच्छा हम प्रेजेंटेशन वहाँ पर करने जा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हमें शैक्षिक नियोजन या उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, उसकी आवश्यकताओं का निर्धारण करना होता है, तो वो तो बाद की चीज़ें हैं। उसके पहले हमें क्या करना होता है? तो शैक्षिक तथ्यों का निर्धारण करना होता है, उसका नियोजन करना होता है, उसकी बेहतर प्लानिंग करनी होती है। जब हम बेहतर प्लानिंग के तहत उसके योजना से संबंधित सारे पक्षों को जब हम अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? वो राष्ट्र उन्मुख हो जाता है। और जिस राष्ट्र की शिक्षा उन्मुख हो जाती है उसका निश्चित ही विकास निश्चित तौर पर, उसकी प्रगति निश्चित तौर पर, उसके उद्देश्य का निर्धारण निश्चित तौर पर होता है। तो मुझे लगता है कि शैक्षिक नियोजन से संबंधित तमाम चीज़ों को आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।